Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे लोगों की है जिन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके बाद वो ना तो चैन से सो पाते हैं और ना ही चैन से खा पाते हैं। वो ऐसी वो चीज क्या है? मैट और उसका छोटा भाई जोई दोनों ही कुछ साल के छोटे बड़े हैं, लेकिन जोई की कुछ खास अपने भाई से बनती नहीं है। पर आज वो एक घर में चोरी करने के लिए जा रहा है। अब मैट को इस बात की जानकारी मिली हुई है कि कहीं से उस घर में $10,000 पड़े हुए हैं और यहाँ तक उसे ये भी पता है कि वो पैसे किस जगह पर रखें। जोई कहता है कि शायद उस घर में कोई है क्योंकि वहां पर पेस्ट कंट्रोल वाले काम चल रहा है, लेकिन मैट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक बूढ़ी औरत रहती है जो अभी कहीं बाहर गई है और इसीलिए हमारे पास अच्छा मौका है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैट खुद अंदर जाएगा क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो अपने छोटे भाई को मास्क पहनाकर अंदर भेजता है क्योंकि वहां पे जहरीली गैस फैली हुई थी और चारों ओर। अब वो उसके बताए हुए जगह पर जाता है और वहां उसे वो पैसे मिल भी जाते हैं, जिसे लेकर वो फौरन बाहर आता है और मैट देखता है कि सच में ये काफी ज्यादा पैसे थे। अब वो दोनों उसे लेकर वहां से भागना शुरू करते हैं, लेकिन आज उनका दिन अच्छा नहीं है क्योंकि तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। जिसके बाद क्या होना था, वो दोनों और तेज भागना शुरू करते हैं और इतनी तेज भागते हैं कि जोई का मास्क वहीं गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है उसे उठाने के लिए तो वो देखता है कि वहां पर कोई गार्ड नहीं है। असल में वो गार्ड तो वहां बने एक खुफिया होल में गिर गया था। अब जोई उसके पास जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन उसका भाई वहां से भागने को कहता है, इसीलिए वो अपना मास्क छोड़कर ही उसके पास आ जाता है। वो सारी बात मैट को बताता है कि जो गार्ड हमारे पीछे लगा हुआ था वो असल में उस गड्ढे में गिर गया। अब ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि इससे अच्छी चीज क्या ही हो सकती है जब आप चोरी करके भाग रहे हो और पुलिस की कार में पेट्रोल खत्म हो जाए। अब यहाँ जोई चाहता है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि ऐसे अगर ज्यादा दिन तक उसमें फंसा रहा तो वो मारा जाएगा, लेकिन मैट साफ साफ मना कर देता है और घर चलने को कहता है। वहां हम देखते हैं कि उनके घर में सिर्फ मॉम है उनकी, क्योंकि उनके पिता की कुछ सालों पहले ही अनहोनी की वजह से मौत हो गई है। और वो अनहोनी क्या थी इस बारे में दोनों भाइयों को कभी किसी ने नहीं बताई, लेकिन जरूर उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। इनकी मॉम को कैंसर है। अब इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज करवा सके क्योंकि घर का खर्चा भी और माँ की दवाइयाँ भी लानी है, इसलिए मैट के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है और यही वजह है कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया। शायद ये गलत है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये चोरी आगे जाकर इन्हें बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। बस देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है। जो अपने भाई से बताता है कि उसका मास्क वहीं गिर गया तो मैट कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उस एरिया में कोई ज्यादा जाता नहीं है। लेकिन सोने से पहले वो एक बार फिर से उस गार्ड के बारे में उससे बात करता है और उसे बताता है कि वो उस गड्ढे में फंसा हुआ है, अगर मर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये सुनकर मैट एक बार फिर से उसे डांटता और कहता है कि अगर वो बाहर भी आ गया तो सबसे पहले हम दोनों को जेल भेजेगा क्योंकि हमारी ही वजह से वो इस हाल में पहुंचा है। और दूसरी चीज कि उसने हमें चोरी करते हुए देखा है। तुम क्या चाहते हो कि हम जेल में जाएं? वो जहाँ पर है उसे वहीं रहने दो। उसके अंदर एक अलग किस्म का कीड़ा है जो कि उसे ना तो सोने दे रहा है और ना ही कुछ करने दे रहा है। इसीलिए सुबह होते ही वो सबसे पहले उस जगह पर वापस जाता है और उस गड्ढे के पास उस बंदे को आवाज लगाता है। वो गार्ड उसे जवाब देता है, जिसे उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है, उसे कुछ हुआ नहीं है। जोई उससे दूर खड़ा होकर उससे बात करने की कोशिश करता है बिना खुद का चेहरा दिखाए। वो गार्ड खुद का नाम हैम्बी बताता है और कहता है कि वो अभी बहुत दर्द में है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट गई है, उसमें इन्फेक्शन भी होना शुरू हो गया और वो उसके लिए मदद लेकर फौरन आए। लेकिन जोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अगर इस बारे में मैट को पता चला तो वो उसकी जान ले लेगा। अब वो उसे मना कर देता और वहीं अकेले छोड़कर घर चला जाता है, लेकिन जोई के दिमाग में था कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन कैसे वो उसे बचाए। इसलिए सुबह वो फिर से मैट से इस बारे में बात करता और उसे बताता है कि आज सुबह मैं उससे मिलने गया था, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। और ये सब सुनकर मैट उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो वहीं गिर जाता है और फिर वो धमकाता भी उसे कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुमने ही चोरी करी है क्योंकि घर में तुम ही गए थे। अब यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन मैट ने जोई को घर में क्यों भेजा। वो कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक प्लानिंग थी इसी दिन के लिए। अगर उसका छोटा भाई कभी आगे जाकर गलती करे तो वो उसे कहकर चुप करा सके, उसे धमका सके। लेकिन जोई तो उल्टा उसे ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देता और कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो सभी को बता देगा कि वो चोरी करता है, यहाँ तक कि मॉम को भी, कि तुमने चोरी करे हुए पैसों से उनकी दवाइयाँ लाई है। अब मैट के पास कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए उसे वापस उसी जगह पर जाना पड़ता है। उन दोनों को आते हुए देखकर हैम भी समझ जाता है कि ये वही लड़के जिन्हें भागते हुए उसने उस दिन उन्हें देखा था। इसीलिए वो सबसे पहले दोनों से ये कहता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा कि उन्होंने उस दिन क्या किया। वो बस उसे यहाँ से निकलने में मदद कर दे, ना ही वो बाहर आकर उन्हें कुछ कहेगा। लेकिन मैट बहुत ही अकड़ू किस्म का लड़का था, वो सीधा मना कर देता और इसी होल में सूसू करके चला जाता। ये बात जोई को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद वापस आता है
और हैम्पी से माफ़ी मांगता है। माफ़ी के तौर पर वो कुछ फ्रूट भी लेकर आता है ताकि वो कुछ खा सके। यहाँ तक तो हैम्पी को अच्छे से पता चल चुका था कि कौन सा भाई अच्छा है और कौन सा बुरा है, क्योंकि जब भी साथ में दोनों आते थे तो मैट लड़ता रहता था, जोई मदद के लिए बोलता था। यहाँ जोई वहीं बैठकर उससे बात करने लगता है और उसके बारे में पूछता है। हैम्पी बताता है कि उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई। वो पूछता है कि कैसे, लेकिन हैम्पी कुछ बताता नहीं और बात को पलट देता है और दोबारा से अपनी मदद करने के लिए उससे कहता है। लेकिन जोई ये कर नहीं सकता क्योंकि उसका भाई फिर उसे छोड़ेगा नहीं और वो उठकर चला जाता है। पर उस रात वो फिर से वापस आता और इस बारी वो एक ब्लैंकेट और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था और साथ में अपनी मॉम की पेन किलर भी लेकर आया था ताकि वो उसे खाकर थोड़ा मिल सके। वो उसे एक वॉकी टॉकी भी देता है और बताता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ हम देखते हैं कि उस वॉकी टॉकी में बस एक ही फ्रीक्वेंसी सेट थी जो कि जोई से कनेक्ट करती है और कोई नहीं थी, ताकि हैम्पी किसी और को यहाँ पे मदद के लिए ना बुला सके। मतलब जोई ने भी दिमाग लगाया था, वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अब हैम्पी कहता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो इसके लिए थैंक यू, पर तुम्हें बस एक सीढ़ी लानी है जिसके बाद तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। पर जोई उसकी मदद करे तो करे कैसे, लेकिन वो उसकी मदद तो करेगा पर उसको अंदर रख कर, ना कि बाहर निकाल कर। अब वो घर चला जाता है जहाँ पर मैट उसे देर से वापस आते हुए देखकर समझ जाता है कि वो कहाँ पर गया था और इस बार वो उसे पीट देता है क्योंकि बार बार वो वही गलती करते जा रहा था। और अगले दिन वो दोनों उसी घर पर दोबारा जाते हैं जहाँ से मैट एक सिलेंडर चुरा लेता है जिसमें से जहरीली गैस निकल रही थी। वो उसे खोलकर उसी होल में फेंक देता है जिसमें हैम्पी था, क्योंकि अब वो ये रोज रोज वाली चीजों से तंग आ चुका था और इसीलिए उसने ये खेल ही खत्म कर दिया। जोई उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर होल में हैम्पी बार बार ये सिलेंडर बाहर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो गड्ढा तकरीबन 10 फीट गहरा था और ऐसे में किसी चीज को बस ऊपर से नीचे फेंका जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। वहां जाकर जोई हैम्पी से वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था जिससे वो रोने लगता और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि असल में हैम्पी के साथ क्या हुआ है। अगले दिन मैट जोई से कहता है कि मैं आज एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है। अब वो उसे असल में ये बता रहा था, ना कि पूछ रहा है, क्योंकि जोई के पास बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसे कैसे भी करके उसके साथ जाना ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ से अब कहानी में आने वाला एक तगड़ा ट्विस्ट जो कि आपको हिला कर रख देगा। जोई पार्टी में पहुंचता है, वो देखता है कि मैट के सभी दोस्त को पता है कि उसने एक रॉबरी करी है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो ये बात किसी को भी शेयर नहीं करेंगे और ना ही कभी इस बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है, ये पार्टी वो असल में किसी और की नहीं बल्कि मैट ने खुद दी उन्हीं चुराए हुए पैसों से। और असलियत में वो ना तो मॉम की दवाइयाँ खरीद रहा है और ना ही उसके कॉलेज की फीस भरी है, वो सभी पैसों को बस उड़ा रहा है। जब वो इस बारे में मैट से बात करता है तो वो उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसे ये कहकर सबके सामने शर्मसार कर देता है कि उसका छोटा भाई बूढ़ी औरतों के घर में जाकर चोरी करता है और उनके साथ बदतमीजी भी करता है। सभी ये सुनकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसके बड़े भाई के सामने ही उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैट उन्हें कुछ नहीं कहता। तब जोई उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि उसके भाई ने एक आदमी को जान से मार दिया है, अगर किसी को उसकी लाश देखनी है तो वो मेरे साथ चले। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता सिवाय मैट के। उसे पता था कि अगर ये बात किसी और के सामने कह देगा तो वो मुसीबत में आ जाएगा और इसीलिए वो उसे लेकर बाहर आता है और बहुत मारता है और फिर जबरदस्ती घर भेज देता है। जोई घर जाकर अपनी मॉम के साइड में बैठ जाता है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम अकेले क्यों आए हो। वो चाहकर भी उन्हें कुछ बता नहीं सकती क्योंकि सच सुनने के बाद इन सब चीजों को वो झेल नहीं सकेंगे और कुछ बुरा ही हो जाएगा। इसीलिए वो वहीं लेट जाता और चुपचाप टीवी देखने लगता। तभी उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ती है जिसमें बताया जा रहा था कि एक आदमी जो 2 दिन पहले अपने पूरे परिवार को मारकर फरार हो चुका है, उसने एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसका नाम है हैम्पी। जी हाँ दोस्तों, हैम्पी। ये सुनकर जोई के तो होश ही उड़ जाते हैं जैसे कि आपके और हमारे उड़ गए। यहाँ में ये भी पता चलता है कि असल में उसका नाम हैम्पी नहीं है बल्कि रैंडी है और उसने जो यूनिफॉर्म चुराई है वो असल में हैम्पी नाम के गार्ड की थी। आपको थोड़ा सा प्लॉट तो समझ में आ ही गया होगा। जिस दिन ये दोनों भाई चोरी करके भाग रहे थे उस दिन ये आदमी भी अपने पूरे परिवार का खून करके भाग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने ये दोनों भी आ जाते। उसे लगता है कि इन दोनों ने उसे देख लिया किसी न्यूज चैनल पर, इसीलिए वो उसे बचकर भाग रहे हैं, लेकिन असल में वो तो चोरी करके भाग रहे थे और वो खून करके। दोनों को ये लग रहा था कि वो एक दूसरे को देखकर भाग रहे। लेकिन अब जोई को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रैंडी तो मर चुका है, इसीलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी वहां रखा हुआ वॉकी टॉकी में से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है। ये आवाज थी रैंडी की। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा है, जो उसे कनेक्ट करता है और धीमी आवाज में कहता है कि हेलो। तो रैंडी कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो।
अगले दिन वो उससे मिलने के लिए जाता और सबसे पहला सवाल तो जोई उससे पूछता है कि आखिर वो बच कैसे गया उस दिन के बाद से। तो वो उसे एक मास्क दिखाता है जो असल में जोई का था, और जब वो उस दिन चोरी करके भाग रहा था तो वो मास्क गिर गया था और वही मास्क उसने पहन लिया था, इसीलिए आज वो जिंदा है। यहाँ हम जोई के चेहरे पर कोई डर नहीं देखते। अगर कोई आम बच्चा यहाँ होता तो थोड़ा बहुत तो जरूर डरता ऐसे इंसान से जिसने अपने हाथों से अपने पूरे परिवार को मार दिया। उसे डर तो लगेगा, लेकिन जोई तो उसके पास बैठकर आराम से बातें करता है। अगर हम अपनी नजरों से देखें तो जोई के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। रैंडी एक लौता इंसान है अभी तक जिसने उसे इतनी सारी बात शेयर करी, वरना उसका भाई तो उसे मारता रहता है। उसकी माँ बीमार है जिनसे वो कुछ शेयर नहीं कर सकता, और उसके डैड तो कब का गुजर गए हैं जिन्हें वो बहुत मिस करता है। और इसीलिए बचा सिर्फ रैंडी, जो उसे पूछता है कि उसके डैड की मौत कैसे हुई। तो वो बताता है कि वो एक दिन शराब पीकर घर आ रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्हें किसी से लड़ाई हो गई और उस इंसान ने उन्हें गोली मार दिया। मेरी मॉम ने उस इंसान का चेहरा देखा है, लेकिन आज तक उन्होंने हमें बताया नहीं। इसके बाद बारी आती है जोई की, जो पूछता है कि तुम्हें अपने परिवार को क्यों मार दिया। पहले तो कुछ देर रैंडी चुप रहता है, पर फिर कहता है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया इस बारे में। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो जोई पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी जिसके बाद तुमने अपने बच्चों को मार दिया। रैंडी कुछ नहीं कहता। कुछ समय बीत जाने के बाद वो कहता है कि अब तो हम एक दूसरे को जान गए, हम दोस्त भी बन गए, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो आसानी से। पहले तो जोई बहुत देर सोचता है और फिर फैसला कर लेता है कि ठीक है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, वो बाहर निकलते ही मैट को सबक सिखाएगा। तो रैंडी हाँ कर देता है। अब जोई घर जाता है रस्सी लेने के लिए, पर वहाँ वो देखता है कि मैट घर में तोड़ फोड़ मचा रहा है और अपनी माँ के ऊपर भी चिल्ला रहा है। अब उसने जो काम रैंडी को दिया है वो सही है, इस बात की कंफर्मेशन उसे ये सब देखकर हो जाती है। वो रस्सी लेकर वहां जाता और उसकी मदद से वो रैंडी को बाहर निकाल लेता। वो ऊपर आते ही अपनी बंदूक को बाहर निकालता और जोई पर तान देता है, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे देने के लिए। जैसे ही बंदूक जोई के पास जाती है वो भी उसके ऊपर एम कर देता और पूछता है कि उसने अपने परिवार को क्यों मारा, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता तो वो बंदूक उसे वापस कर देता है। अब ये सीन डायरेक्टर ने क्यों डाला है ये तो हमें नहीं पता, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। इसके बाद वो उसे लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम रैंडी को देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसका कुछ पुराना रिश्ता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी ओर मैट देखता है कि उसके घर में चोरी के बाद वहां पर पुलिस आ गई है, इसीलिए वो उनके पास जाता है और यहाँ वो वही करता है जिसकी उसे उम्मीद की जा सकती है। वो उन्हें बता देता है कि ये चोरी उसके छोटे भाई ने की है, अगर उसे पकड़ना है तो मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ। उधर रैंडी ढंग के कपड़े पहनकर गैराज के पास जाता है, जहाँ पर जोई के डैड की कार खड़ी थी। वो उसे लेकर अब यहाँ से निकलने वाला था। वो जोई से भी पूछता है चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों मैट को ढूंढने के लिए जाते हैं, जो असल में उन पुलिस वालों को लेकर घर की ओर ही आ रहा था। अब जोई उसे देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसने पुलिस को सब बता दिया है, इसीलिए रैंडी कार रोकता है और बाहर निकलते ही वो उन ऑफिसर को मार देता है। और इधर घर की खिड़की से मॉम ये सब देख रही होती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद रैंडी मैट को लेकर उस जगह पर जाता है जहां वो बंद था। वो उसे उसमें गिरा देता है और बंदूक जोई के हाथ में थमा देता है। अब वो जो मन चाहे उसके साथ कर सकता है। तो यहाँ जोई अपना सारी भड़ास निकालता तो वो उसे बहुत गालियां सुनाता है और कहता है कि आज मैं बॉस हूँ और तुम मेरे चेले हो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। वो उसे सुनाकर जाने लगता है, लेकिन रैंडी के दिमाग में कुछ अलग ही आ जाता है। वो जोई के हाथ से बंदूक ले लेता है और फिर उसे ही गड्ढे में धकेल देता है। उसने अपनी औकात यहाँ पर दिखा दी थी। अब जोई जैसे ही मैट के पास पहुंचता है वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है और उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। दोनों का काम हो गया था, इसीलिए वो फ्रीली होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। वहां आ जाती है इन दोनों की मॉम, जिन्होंने रैंडी को वॉकी टॉकी से ट्रैक कर लिया था। वो उसके ऊपर बंदूक तान देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं कमजोर हूँ? जैसे तुमने अपने परिवार को मारा है वैसे ही मैंने अपनी पति को मार दिया, उसके टुकड़े करके फेंक दिए, क्योंकि वो मुझे बहुत मारता था और हमेशा मुझे जबरदस्ती शराब पिलाता था, जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हो गई। अब ये सब नीचे मैट सुन रहा होता है और अब उसे अपने छोटे भाई पर तरस आने लगता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। इधर हम ऊपर देखते हैं कि मॉम और रैंडी में अब कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही कातिल है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये आपको देखना होगा। समय न बर्बाद करके वो उसे सीधा उड़ा देती हैं, मतलब शूट कर देती हैं। फिर अपने बच्चों के पास जाती हैं जहाँ पर मैट ने जोई को होश में ला दिया था। अब वो उसे माफी मांगता और ऐसे ही एक बार फिर ये पूरा परिवार एक हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।